वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एक्सपेंडिचर। अभी तक हम कौन सी टर्म्स कर चुके हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, और छोटी मोटी इधर उधर करी हो तो करी हो, बट तीन मेजर टर्म्स जो डिस्कस हुई हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सपेंडिचर। मतलब आपकी पूरी अकाउंटिंग इस पे बेस्ड होती है कि आप एक्सपेंडिचर में आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए कि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होगी तो इट विल गिव मिसलीडिंग रिजल्ट्स। मिसलीडिंग रिजल्ट्स है, बहुत इजी आइडेंटिफिकेशन, बट अगर नहीं करी सही तो रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है। आपकी इनकम स्टेटमेंट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस शो नहीं करेगी, आपका फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं शो करेगी। सर ऐसी कौन सी टर्म है? ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब आपने खर्चा करा, एक्सपेंडिचर मतलब मनी स्पेंट बाय द बिजनेस। अब जो आपने खर्चा करा, कह रहे दो टाइप का हो सकता है, ब्रॉडली दो टाइप का हो सकता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या फर्क होता है दोनों एक्सपेंडिचर में, सुनते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मनी स्पेंट on acquiring, money spent on acquiring assets, money spent on acquiring assets, assets खरीदने पे जो खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हो रहा है। अब जो खर्चा होगा वो कह रहे दो टाइप का हो सकता है, या तो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो बहुत अलग टर्म्स है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर is the money spent on acquisition of assets. Example, machinery purchased. Example, machinery purchased. Example, motor car purchased. Motor car, motor vehicle purchased. अब ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही बात हो रही है, मनी स्पेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन improvement, on improvement of the asset, money spent on the improvement of the asset। improvement of the asset मतलब एक होता है मेंटेनेंस ऑफ द एसेट, एक होता है इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट। मनी स्पेंट ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट रो में बैठो, इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, मैंने गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आद्या? यस सर, कार खरीदी, राइट? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सर अभी तो आपने बताया भी नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आपने तो सिर्फ कैपिटल ही बताया, तो चलो फिर लेट्स गो विद कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट कि इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? अभी तो हमने एक्वायर करा है, तो जो एक्वायर करने पे खर्चा हो रहा है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है। तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक बार वो भी बता दो, फिर हमसे क्वेश्चन पूछ लेना कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। ये बात भी ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, salaries paid. Example, telephone expenses paid, electricity expenses paid, और money spent on maintenance, money spent on maintenance of the asset, money spent on maintenance of the assets। तो अगर एसेट के मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसेट एक्वायर करने पे
या फिर उसको इम्प्रूव करने पे खर्चा हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब पूछता हूं मैं क्वेश्चन आपसे, गाड़ी खरीदी कैपिटल एक्सपेंडिचर, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में फिर हमने एक और एस्पेक्ट सुना कि रेकरिंग नेचर का खर्चा होता है, रेकरिंग रिपीटेड एक्सपेंस होता है, रिपीटेड एक्सपेंस होता है, उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है बड़ी जल्दी। गाड़ी खरीदी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन ऑफ एसेट, उसमें पेट्रोल भरवाया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाड़ी की सर्विस होती है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर्विस, सर्विस बोल रहा हूं मैं, सर्विस, ठीक है ना। तो जो सर्विस होती है कि 1000 किलोमीटर के बाद होगी, 10,000, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन इज, गाड़ी की सर्विस का जो खर्चा होता है वो आपके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, 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 ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला किसी ने, डिस्कस करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो डेफिनेशन पे आते हैं, व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ द एसेट। तो क्या जब हम गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, एक्विजिशन हो रही है, कोई नया एसेट आ रहा है, तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा। दूसरा क्राइटेरिया होता है एक्सपेंडिचर ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट। व्हेन यू से इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट, तो इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट का मतलब होता है बेटर देन what it was when it was acquired और परचेज। इंप्रूवमेंट का तो मतलब यही होगा ना कि जैसा आपका था उससे भी बेटर हो गया। इंप्रूवमेंट का तो मतलब यही हुआ ना कि आपकी जो एसेट है वो और बेटर हो गया। तो जब हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो वो मेंटेन करने के लिए होता है या हमने जैसी खरीदी थी उससे भी बेटर हो जाए। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब योर कार लुक्स एज गुड एज न्यू। बेटर देन न्यू तो नहीं हो सकती, या हो सकती है? अभी कर देंगे ना, बेटर देन न्यू करेंगे, इसका एग्जांपल आ जाएगा अभी। बट सर्विसिंग, सर्विसिंग विल मेक द कार एज गुड एज न्यू और बेटर देन द न्यू वन। तो इट इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो सर्विस चार्जेस, एग्जाम्पल सर्विस चार्जेस फॉर कार मेंटेनेंस, सर्विस चार्जेस फॉर कार मेंटेनेंस। अब मैंने ये रूम परचेज करा, लैंड एंड बिल्डिंग, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने इसका व्हाइट वॉश कराया, ठीक है ना, 3 साल यूज करा, 3 साल के बाद मैंने व्हाइट वॉश कराया इसका, व्हाइट वॉश पेंटिंग, ठीक है ना। 3 साल के बाद मैंने यूज करा, फिर 3 साल के बाद फिर होता है व्हाइट वॉश कराया। तो व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस कैपिटल या रेवेन्यू? आर यू श्योर? यस और नो? रेवेन्यू, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस। यस मिस्टर सुयश, नॉट श्योर? It is a revenue expense. Whitewashing, sir, it won't improve the asset. It will maintain the asset. It will maintain the asset. सर वो सब तो ठीक है, अब आप इंप्रूवमेंट का एग्जांपल दे दो, अभी दे देता हूँ। अब ध्यान से देखना, मैंने रूम परचेज करा, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे ना बीच में पार्टीशन करा दिया। यहाँ पे अभी क्या, अभी ये ओपन स्पेस है, बड़ी स्पेस है, बैठने को तो आप सब एक फर्स्ट 2 रोज में सेट हो सकते हो, तो थोड़ी ना इतना फैल फैल के बैठना है, आप 2 रोज में सेटल हो सकते हो। और क्या हो सकता है कि अगर कोई दूसरे रूम में टेस्ट दे रहा है, मैंने कहा चलो पीछे बैठ जाओ, आप यहीं पे टेस्ट दे दो। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वहां वो पीछे बैठ के टेस्ट दे रहा है, तो क्या आप डिस्टर्ब हो गए? आप तो नहीं होगे, बट वो बेचारा जो पीछे बैठ के टेस्ट दे रहा है वो डिस्टर्ब होगा। यस, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, डिस्टर्ब उतना नहीं होगे, बस देखोगे बेचारा बेचारा
बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगी, बट डिस्टर्बेंस कोई नहीं होगी। डिस्टर्बेंस होगी उस बेचारे को जो टेस्ट दे रहा है, जिसको वैसे ही कुछ नहीं आता और हमारी बातें सुन सुन के और परेशान हो रहा। तो मैंने क्या किया कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि रूम तो बड़ा है, बच्चे नहीं है, अपना स्पेस क्रिएट हो सकती है। तो मैंने बीच में पार्टीशन करा दिया। क्या कर दिया मैंने? पार्टीशन करा दिया, साउंड प्रूफिंग करा दी। उस पर 1 लाख रुपीज स्पेंड हुए, बट पार्टीशन हो गया, साउंड प्रूफिंग हो गई। तो यहाँ पे पढ़ाई भी चल रही है और पीछे टेस्ट भी चल सकता है साइमल्टेनियसली। मनी स्पेंट ऑन साउंड प्रूफिंग ऑफ द रूम, is it a capital expenditure or a revenue expenditure? Are you sure? Is it improving the efficiency of the asset? Then it is a capital expenditure. जहां इसका आंसर यस आ जाए ना, इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी। इंप्रूव्स का मतलब ये नहीं कि 6 महीने हो गए, गंदी हो गई है गाड़ी, ठीक से नहीं चल रही, सर्विस कराएंगे अब ठीक हो गई, इंप्रूव हो गई, नहीं। इंप्रूव का मतलब होता है बेटर देन व्हाट इट वाज व्हेन इट वाज एक्वायर्ड, नए से भी बेटर हो गया। तो वो होती है इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। अगर ऐसा कोई खर्चा है तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत दूर की बात है, बट अभी बस डिस्कस हो रहा है, हम इतनी आगे पहुंच गए हैं, तो मैं आपको एक टॉप लेवल पे लेके जा रहा हूं। मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी। मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी। मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग द सेकंड हैंड कार, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चाहे आप सेकंड हैंड कार खरीदो, चाहे नई कार खरीदो, कार खरीदना तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट एक्वायर हो रहा है, इसमें कोई डाउट? अब जब आपने सेकंड हैंड कार खरीदी, उसी टाइम आपने उसकी रिपेयर्स पे 30,000 रुपीज स्पेंड करे। आपने उसमें कुछ गियर का काम कराया, आपने कुछ भी उसका म्यूजिक सिस्टम चेंज करा या कुछ भी करा, आपने एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड कार ही उस पर कुछ खर्चा करा, रिपेयर्स पे, चाहे रिपेयर्स पे, बट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड कार। तो विल इट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? मैं आपको बहुत दूर ले गया हूं, मतलब ये समझ लो कि 10 चैप्टर आगे ले गया हूं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेंटेनिंग एन एसेट एंड इंप्रूविंग द एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आर यू श्योर? हो सकता है रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, श्योर? 50-50? ओके, बेंड टुवर्ड्स रेवेन्यू। ओह माय गॉड, 50 वीटो पावर आपके पास है। आद्या? Yes, sir, I think it's a USO capital expenditure, कैपिटल एक्सपेंडिचर? sir. आर यू श्योर? Yes, sir. ये यस निकल नहीं रहा था। आर यू No, श्योर? no, sir. Yes, I am sure, 100%. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट आंसर। सर वाई? नए से बेटर थोड़ी ना हो जाएगा। आपने एक कंडीशन में खरीदा है, आपने 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, आपके लिए तो वो है ना प्रेजेंट कंडीशन। आपने 1 लाख की कार खरीदी, तो आपके लिए तो वो है प्रेजेंट कंडीशन कि मैंने 1 लाख की गाड़ी खरीदी, कि अब मस्त एकदम। अब लेकिन उसी टाइम आपने 30,000 और स्पेंड कर दिए, तो जब वो 30,000 स्पेंड करे, विल इट इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एसेट इन विच यू एक्वायर्ड द एसेट? यस और नो? अगर आपको खरीदते ही खर्चा करना पड़ा, इसका मतलब वो उतने अच्छी कंडीशन में नहीं होगी। जिस कंडीशन में आपने एक्वायर करी, मनी स्पेंड करके उससे बेटर कंडीशन में ले जा पाए या नहीं ले जा पाए। आपने एक कार खरीदी एक कंडीशन में, उसके बाद 30,000 स्पेंड करे, तो 30,000 स्पेंड करके क्या आप उसको जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में आपने एक्वायर करी थी, उससे बेटर कंडीशन में लेके जा पाए या नहीं लेके जा पाए? तो अभी लॉजिक समझ आया ना? तो ऐसे सोचना है। तो इंप्रूवमेंट का मतलब ये होगा। तो एक एग्जांपल दे दिया मैंने, मनी स्पेंड on repairs, money spent on repairs of a second hand machinery और कार, कुछ भी, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, at the time of purchase, at the time of purchase of the machinery,
मतलब जब आपने खरीदी उस टाइम पे अगर आप रिपेयर्स करा रहे हो तब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 6 महीने बाद, 1 साल के बाद तो वैसे भी होनी थी, तो गाड़ी की वैसे हो तो रूटीन हो जाता है ना। आपने कोई कार खरीदी 6 महीने 1 साल के बाद तो वैसे ही सिर्फ रिपेयर्स और मेंटेनेंस का खर्चा होता है। खरीदते ही सेकेंड हैंड कार खरीदी और उसी टाइम अगर कुछ रिपेयर्स करा रहे हो तो फिर वो इम्प्लाइड है, तो इम्प्लाइड है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने ठीक कर दी हैं तो बेटर हो गया। 6 महीने बाद 1 साल के बाद तो चाहे नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो तो फिर तो सर्विस चार्जेस ऑफ कार फॉर कार मेंटेनेंस में आएगा, वो 6 महीने बाद रूटीन एक्सपेंस में आ जाएगा। चलो सर बहुत बातें हो गई, अब ध्यान से सुनना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, क्रिएशन ऑफ एन एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है। यहां तक पहुंच गए हम सब? इतनी तो क्लैरिटी आ रही है। तो अगर ढंग से पढ़ रखा हो तो फिर एक डाउट आता है सर फिर नॉन करेंट और करंट एसेट में भी तो यही फर्क था। नॉन करेंट एसेट थे जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते थे, करंट एसेट थे जो मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते थे। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सब तो नॉन करंट एसेट ही होते थे। कंप्यूटर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है। बस उतनी सिमिलैरिटी है। करंट एसेट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो बहुत अलग टर्म्स हैं। सर कैसे? दोनों में यही तो कॉमन है कि मतलब ये तो बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि वो भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है और ये भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा करंट एसेट है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट ऑन गुड्स और सर्विसेज द बेनिफिट ऑफ व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड। अगर बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है तो वो एसेट तो रहा ही नहीं। करंट एसेट क्या होता है? जिसका बेनिफिट मिलने वाला है शॉर्ट टर्म में। नॉन करंट एसेट होता है जिसका बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। करंट एसेट जिसका बेनिफिट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंड करेगा। जैसे आपका स्टॉक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। आपके डेटर्स हैं, 1 साल के अंदर अंदर कैश जनरेट करके देंगे। आपका कैश बैलेंस है, आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करेगा। आपका बैंक बैलेंस है, तो ये सब करंट एसेट्स हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है। आपने बिजली का बिल पे करा, क्या बेनिफिट अवेल कर चुके हो या करोगे? कर चुके हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने बिजली का बिल एडवांस में पे करा, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, विल इट बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एन एसेट? वो एक एसेट हो जाएगा क्योंकि सर अभी बेनिफिट एग्जॉस्ट ही नहीं हुआ। तो बेनिफिट एग्जॉस्ट होना आपको बताएगा कि वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नहीं है। अगर बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है तो ही वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। वो तो बिल्कुल ही अलग टर्म है। बिल्स पेबल तो लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल तो लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। बिल्स पेबल एक्सपेंडिचर हम डिस्कस ही क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर। थोड़ा लेट आए थे आप, तो टर्म जो डिस्कस हो रही है वो हो रही है एक्सपेंडिचर, मनी स्पेंट by the business entity. Now the money spent by the business entity can be categorized into capital expenditure or revenue expenditure. पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है? पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है? पोस्ट पेड का मतलब होता है कनेक्शन है, मोबाइल फोन पोस्ट पेड है, आप 2 महीने यूज करो, बिल आएगा, पे करना। बट व्हाट इज पोस्ट पेड? मेरे को ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करो ना, कि अभी आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या बिल आ गया है या बिल पेमेंट की बात हो रही है, ट्रांजैक्शन कौन सी है अभी, कहाँ पे हैं हम? सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। पोस्ट पेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं होता, मतलब देयर इज नो टर्म एज पोस्ट पेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं होता। पोस्ट पेड कनेक्शन हो सकता है आपका, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस किसे कहना चाहते हैं आप? उसको पोस्ट पेड एक्सपेंसेस नहीं बोलते, उसको पोस्ट पेड कनेक्शन बोलते हैं। कि आपका मोबाइल फोन है, यू हैव अ पोस्ट पेड कनेक्शन, जब बिल आएगा तब पेमेंट कर देंगे। तो मोबाइल फोन उसका टेलीफोन एक्सपेंसेस हुआ, तो फिर ट्रांजैक्शन क्या हुआ? टेलीफोन एक्सपेंसेस। क्या आपने जब टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करे, बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने प्रीपेड कनेक्शन लिया, आपने एडवांस में 6 महीने के पैसे दे दिए, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, अभी आपने बेनिफिट पूरा एग्जॉस्ट
नहीं करा है। नो नो नो, करेंट एसेट, यहाँ पे नॉन करेंट एसेट आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं नॉन करेंट एसेट, वो एक सेपरेट कैटेगरी में चला जाएगा, वो एक सेपरेट कैटेगरी में चला जाएगा, करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में चला जाएगा। बेनिफिट अगर अवेल हो चुका है, बेनिफिट अगर अवेल हो चुका है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं हुआ फिर हम देखेंगे कि बेनिफिट कितना लास्ट करेगा, मोर देन 1 ईयर तो नॉन करेंट एसेट, लेस देन 1 ईयर तो करेंट एसेट। ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, मैंने एसेट खरीदा क्रेडिट पे, मैंने एसेट खरीदा क्रेडिट पे, तो वो भी उस पीरियड का एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी तो राइज हो गई है, लायबिलिटी तो राइज हो गई है। तो अगर मैंने मशीनरी खरीदने पे क्रेडिट पे, मतलब मैंने आपसे कार खरीदी क्रेडिट पे, मैंने कहा 2 साल के बाद पैसे दूंगा, कार एक्वायर कर ली, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने एसेट एक्वायर कर लिया है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और टेकिंग सर्विस, एक्सपेंडिचर तो एक कॉमन टर्म हो गई, इट मे बी कैटेगराइज्ड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल क्या हो गया, मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और परचेजिंग एसेट्स, सारे डिस्कस कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर परचेजिंग द एसेट और improving the existing fixed asset which will increase the earning capacity। acquisition of the asset और improvement of the asset पे अगर खर्चा हो रहा है तो capital expenditure है। that is, it will give benefit of enduring nature, enduring मतलब long term। it may be incurred to purchase tangible asset और intangible, आप goodwill purchase भी कर सकते हैं, तो वो भी एक capital expenditure है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, वो सारी बातें ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि वो एक एसेट है तो इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड इन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, बिजनेस चलाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो मैंने टेलीफोन कनेक्शन लिया, ध्यान से सुनेंगे, मैंने टेलीफोन कनेक्शन लिया, 1 महीने यूज करा, बिल आ गया है, अप्रैल का बिल आ गया, मैंने अभी पे नहीं करा, पे मैं जब मर्जी करूं, अप्रैल का बिल आ गया, वो अप्रैल का एक्सपेंस मान लिया जाएगा। आगे जाके हम एक टर्म सीखेंगे, पूरी जो अकाउंटेंसी बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस पे बेस्ड है, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाया जाएगा, पेमेंट हुई है या नहीं हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसी पीरियड में दिखाया जाएगा जिससे वो रिलेट करती है। जब पेमेंट दिखाएंगे तब पेमेंट की ट्रांजैक्शन आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझे कोई सर्विस रेंडर करी, ठीक है ना, आप क्या हो, आप रियल एस्टेट एजेंट हो, ठीक है ना, आपने, मैंने कोई घर खरीदा, आपने सर्विसेज रेंडर करी, अब वो ट्रांजैक्शन अप्रैल में हो गई, घर की रजिस्ट्री हो गई, सारा पेपर वर्क हो गया, अब आपकी ब्रोकरेज ड्यू है। ब्रोकरेज इज द कमीशन अर्न्ड बाय द एजेंट, मैंने अभी पैसे नहीं दिए, मैंने बाद में, अभी मई में मिलते हैं, अभी तो मैं बिजी हूँ, घर की रेनोवेशन चल रही है, मेरा तो काम हो चुका है, मुझे क्या जल्दी है। तो लेकिन कब हुई रजिस्ट्रेशन, अप्रैल में हो चुकी है, वो खर्चा इनकर हो चुका है, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर हो चुका है वो खर्चा, मतलब आप उसका बेनिफिट अवेल कर चुके हो। तो अगर मैं एक्चुअल अकाउंटिंग कर रहा हूं तो अप्रैल में वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, बट सर पैसे तो दिए ही नहीं, पैसे तो दिए नहीं, कैसे हो जाएगा बेटा, तभी तो टर्म आई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। तो अगर आपने करेक्ट अकाउंटिंग करनी है, एक फेयर अकाउंटिंग करनी है जिससे आपका प्रॉफिट एग्जैक्ट आए, तो जब एक्सपेंस इनकर हो चुका है तो वो उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लिया जाएगा, पैसे आप जब मर्जी दो, पेमेंट आप चाहे 2 महीने बाद करो, तो तब पेमेंट की एंट्री आएगी, वो सेपरेट ट्रांजैक्शन होगी, बट तब तक एक लायबिलिटी खड़ी रहेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्च में आपको सामान सेल करा, ध्यान से सुनना, मैंने आपको मार्च में सामान सेल करा 10 लाख रुपीस का,
आपने मुझे पेमेंट करी अप्रैल में, मैंने कब सामान सेल करा आपको, मार्च में, आपने मुझे पेमेंट करी अप्रैल में, तो सेल्स मैं अपनी इनकम मार्च की दिखाऊं या अप्रैल की? मैंने आपको सामान सेल करा है मार्च में, आपने मुझे पैसे दिए हैं अप्रैल में, मार्च में दिखाऊं सेल्स, सेल्स सामान जो बेचा वो मैं सेल्स मार्च में दिखाऊं या अप्रैल में? अकाउंटिंग इज ऑलवेज ऑन अक्रूवल बेसिस। आर यू श्योर? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आपको मार्च में सामान सेल कर दिया, आपने मुझे पेमेंट करी अप्रैल में, मैं पूछ रहा हूं कि अपनी उसको इनकम सेल्स कब मानूंगा, मार्च में या अप्रैल में? पैसे तो मैं कह रहा हूं अप्रैल में ही आए हैं। ये ट्रांजैक्शन, अच्छा तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पैसे कभी मिले ही ना, देन व्हाट इज अ क्रेडिट सेल? नहीं, व्हाट इज अ क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल का तो मतलब ही होता है कि सामान आप बेच चुके हो, पैसे नहीं आए, तो अकॉर्डिंग टू यू क्रेडिट सेल्स आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, यही हुआ ना इसका मतलब? तो नहीं, मैं बस डिस्कशन कर रहा हूं, मैं आपको डीप ले जा रहा हूं ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। तो इफ यू थिंक कि जब पैसे मिलेंगे तभी तो इनकम मानेंगे, यही तो सोच रहे हो, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब अगर मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा है तो वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा ही नहीं, तो वो तब इनकम मानूंगा ही नहीं मैं, जब तक पैसे ना मिल जाएं। ऐसा नहीं होता। अक्रूवल बेसिस कहता है कि जो जिस पीरियड में आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, राइट टू रिसीव द पेमेंट कब एस्टैब्लिश हो गया, आपने अपना, अब आप सोचो जब आपने सर्विस रेंडर करी थी, जब आप एस्टेट एजेंट बने थे, तब आपके लिए ठीक था क्योंकि आप सर्विस रेंडर कर चुके हो, तब आपकी एक्सपेंस मैं तभी मान लूं। और मैं यहाँ पे सामान बेच रहा हूं, मैं तो सामान बेच चुका हूँ अप्रैल में, पैसे मुझे मार्च में बेच चुका हूं मैं, तो पैसे मिल रहे हैं अप्रैल में, तो वो मेरी मार्च की इनकम है या अप्रैल की? मैंने मार्च में सामान, मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया, छोड़ो मंथली फीस होती है, मंथली फीस होती है, मैंने एग्जांपल है मंथली फीस होती है, मैं आपसे मंथली लेता हूं, मैंने आपको मार्च में पढ़ाया, ठीक है, मार्च में सर्विस रेंडर कर दी, आपने मुझे 10th अप्रैल को पेमेंट करी, वो मेरी मार्च की इनकम है या अप्रैल की? मार्च की क्यों है, आप तो अप्रैल में पैसे दे रहे हो, करेक्ट। अब मैंने अगर मार्च में सामान बेचा और पैसे आए अप्रैल में, तो वो मेरी मार्च की इनकम है या अप्रैल में? तो समझ आया कि इनकम कब मानी जाती है, व्हेन द वर्क हैज बीन डन, व्हेन द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो जिस पीरियड में ये अराइज हो गया है वो उस पीरियड की इनकम मानी जाएगी, उसके बाद तो बस सेटलमेंट हो रही है, उसके बाद तो पैसे जब मर गए 4 महीने बाद है तो 4 महीने बाद की इनकम थोड़ी ना हो जाएगी। क्लियर? चलेंगे आगे, अभी तो बस ऐसे डिस्कशन से हम बहुत दूर चले गए, बट ये सब यूज होगा, ये सब यूज होगा। तो यहां से थे लाइबिलिटी इनकर, जैसे ही लाइबिलिटी इनकर हो गई आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो, पैसे दिए नहीं दिए उस पीरियड का एक्सपेंस मान लिया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, द बेनिफिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अगर बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है तो ही वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल गुड्स कॉस्टिंग, अब ध्यान से देखना, अब धीरे धीरे उस चीज में क्लैरिटी आ जाएगी। आपने सामान खरीदा, सामान खरीदा, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ₹1,00,000, गुड्स परचेज ₹1,00,000, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? गुड्स परचेज 1,00,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बाय डेफिनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, and capital expenditure is the expenditure on acquisition of assets. So my question is it a capital expenditure or a revenue expenditure? अकाउंटिंग इक्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन चल रही है, अभी अकाउंटिंग टर्म्स चल रही हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमें पता ही नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना?
इसके बाद अभी बस वो बस एक चैनल चेंज करेंगे एक छोटी सी डिस्कशन के लिए, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि गुड्स परचेज क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? गुड इज समथिंग विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. Asset is something which is purchased by the business for own use. So Adya, throw some light. सर नॉट श्योर राइट नाउ, समझ ठीक, नहीं आया। तो गुड्स पहले बताया था कि आपको ये देखना होता है कि सर वो सामान बिका है कि नहीं बिका है। गुड्स जो आपने परचेज करे हैं वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो सामान बिका है कि नहीं बिका है। अब ध्यान से देखना, इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड, तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है वो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस टर्म्स, किस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आपने बेचा वो आपने कितने का खरीदा था, तो परचेजेस तो परचेज प्राइस पे ही होती है ना। परचेजेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेजेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो सारा सामान बिक गया होगा, क्योंकि जो बच गया होगा, करेक्ट, if the goods are unsold at the end, if the goods are unsold at the end of the accounting period, at the end of the accounting period, तो उसको क्या बोलते हैं? फिर वो बन जाता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। तो वो एक करंट एसेट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो एक करंट एसेट बन जाता है। लेकिन जब आपने सामान खरीदा था तो उसको स्टॉक में रखने के लिए खरीदा था या बेचने के लिए? इंटेंशन क्या थी? बेचने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंस है, खरीदा बेचा खरीदा बेचा। मैंने जब अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा तो इंटेंशन क्या थी? बिजनेस यूज के लिए या बेचने के लिए? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, फॉर एग्जाम्पल गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गुड्स कॉस्टिंग 10,000 का जो आपने सामान बेचा, वो 10,000 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अनदर एग्जांपल सैलरीज, बाकी तो सब बड़ी जनरल सी बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं? वो डेबिट साइड पे जाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इनकम स्टेटमेंट में एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल बैलेंस शीट में जाती हैं। तो जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट्स में जाता है। एक्सपेंडिचर आपको बताया डेबिट आइटम्स होते हैं, तो वो जाता है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी डाउट? मैं कह रहा हूं कि एसेट्स कहां दिखाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में या पोजीशन स्टेटमेंट में? सर अभी क्या पता, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। पॉइंट है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको चाहिए होता है उस साल के इनकम्स और एक्सपेंसेस। और पोजीशन स्टेटमेंट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो अगेन माय क्वेश्चन कि जो एसेट्स हैं वो पोजीशन स्टेटमेंट में जाएंगे या इनकम स्टेटमेंट? पोजीशन स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में। तो जो आपने एसेट एक्वायर करा है दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो दैट विल बी एडजस्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट। वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा ना, तभी उस पीरियड का प्रॉफिट निकालने में यूज होगा। तो वो कह रहा है कहां जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्लियर है? अब कौन सी साइड पे जाएगा? तो बस आपको बताया कि जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के, और डेबिट आइटम्स होते हैं, और जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट आइटम्स होते हैं, बेसिक। तो सर फिर जो है अपना स्टॉक, हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, हम तो बना ही नहीं रहे सर। कुछ स्कूल्स अकाउंटिंग इक्वेशन पे पहुंच गए हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स को हम एसेट्स में क्यों दिखा रहे हैं, ये बात भी क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से देखना, दूसरे बैच में अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू हो गई है। 11th अकाउंट्स MWF रूल्स, ध्यान से देखेंगे तो खुद ही लिखवाया है वो रूल। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल प्रिपेयरिंग, फोर्थ रूल दिख रहा है, फोर्थ रूल, while preparing accounting equation, goods purchased are not treated as an expense but
an asset. Why? Because the equation is closed after every transaction. Accounting equation क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये प्रूव कर रहा है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो वो उस ट्रांजैक्शन के बाद ही क्लोज हो रहा है। तो क्लोज हो रहा है इसका मतलब जो आपने सामान खरीदा अब क्लोज करो, चलो अब क्या है, वो सीधा इन्वेंट्री में चला गया। किस में चला गया? इन्वेंट्री में चला गया। तो आप वहां क्या लिखते हैं? गुड्स लिखते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स लिखते हैं, स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक लिखते हैं, हम उसको इन्वेंट्री मानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में कहीं भी नहीं आता अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं उस एक चैप्टर के लिए आपको गलत रूल्स नहीं बता सकता, क्योंकि बाकी पूरे साल जब अकाउंटिंग करोगे तो जो मैं रूल्स बता रहा हूँ वो सब फॉलो होंगे। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगी, होगी ही नहीं। यहां मैंने खुद ही बता दिया कि फिर सर यहाँ पे एसेट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कर रहे हैं तो जब पीरियड, वो ये अज्यूम कर रहे हैं पीरियड एंड, चलो बैलेंसेस निकालो। तो बैलेंसेस निकालो मतलब जो सामान आपने खरीदा था वो इन्वेंट्री में चला गया है, इसलिए उसको वहां पे तो तीन ही कैटेगरीज है ना, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो वहां पे उसको वो माना जा रहा है। और 10-15 दिन जब आप एक्चुअल अकाउंटिंग शुरू करेंगे तो भी सेम क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, गुड्स परचेज्ड क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोला जाता है, तो आप खुद ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आ चुके होंगे। वो अकाउंटिंग इक्वेशन की अपनी लिमिटेशन है और रूल भी कह सकते हैं। बट गुड्स परचेज्ड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कौन से गुड्स? जो सामान बिक गया। बट मैं जब सामान खरीद रहा हूं, सर मैं तो सामान खरीद रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा? इसीलिए उस टाइम पे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करा जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर उसमें से कुछ बच गया तो उसको एसेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप जब सामान खरीद रहे हो तो आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस साल कितना बिक जाएगा? नहीं कर सकते। तो इसलिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री कब वैल्यू करेंगे? जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तब हम उसको एसेट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तब हम निकालेंगे कि अच्छा जो सामान बेचा वो कितने का पड़ा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा, परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। पॉइंट इज परचेजेस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। एक्सपेंडिचर डेफिनेशन क्या कह रही है? मनी स्पेंड ऑन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें भी जब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग? क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग? प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो सेट्स होते हैं, मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज आपने इनकम स्टेटमेंट में दिखानी है, कौन सी पोजीशन स्टेटमेंट में दिखानी है। तो उसके लिए पता होना चाहिए कौन सा कैपिटल आइटम है, कौन सा रेवेन्यू आइटम है। अभी एक्सपेंडिचर के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, फिर रिसीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी। डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पर्पस, कह रहा है पर्पस क्या है खर्चे का? इफ द पर्पस, जैसे मतलब ना कि इंटेंशन, किस इंटेंशन से परचेज किया जा रहा है, इट इज इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर यूज इन द बिजनेस। अपना बिजनेस चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं। इट इज इनकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, मतलब डे टू डे एक्सपेंसिव। एक होता है फर्नीचर खरीदा मैंने कोचिंग सेंटर के लिए, इज इट फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस या लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस? लॉन्ग टर्म यूज। कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, अगर आप जितनी मशीन्स लगाएंगे, जितने एसेट्स एक्वायर करेंगे, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। पीरियड, द बेनिफिट एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। द बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट। मत करो टिक टिक, मत करो टिक टिक। एसेट एक्वायर करते हैं तो कहां, मतलब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट में, अगर मैंने मोटर कार खरीदी कहां दिखाऊंगा? एसेट एक कैटेगरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका नेचर है, मोटर व्हीकल अकाउंट। अभी भी कर रहे हो आप, मोटर व्हीकल अकाउंट।
एसेट जब एक्वायर करते हैं तो रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट आइटम्स। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट आइटम्स। बट जब एसेट एक्वायर करेंगे, फर्नीचर एक्वायर करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट में चला जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग करेंगे तो लैंड एंड रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये कह रहे हैं। रिलेटेड एसेट अकाउंट का मतलब वो है। और जब एक्सपेंस इनकर हो रहा है तो रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट। नेचर, ये एसेट होता है, ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस कैटेगरी में जाते हैं? एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस कैटेगरी में जाते हैं? एसेट्स। डिपिक्शन, शो कहां करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एग्जाम्पल हम बतेरे कर चुके हैं।